Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to continue chapter 2, the role of the government in health from class 7th civics NCERT syllabus semester 1. Hello students, so let's continue our chapter 2, role of the government in health. So from page number 26 we'll start. Healthcare and quality. Is adequate healthcare available to all? इसका मतलब है क्या सभी के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है? In India, we face a situation where private services are increasing but public services are not. What is then available to people are mainly private services. These are concentrated in urban areas. As these services are run for profit, the cost of these services is rather high. Medicines are expensive. Many people cannot afford them or have to borrow money when there is an illness in the family. In order to earn more money, these private services encourage practices that are incorrect. At times, cheaper methods, though available, are not used. For example, it is common to find doctors prescribing unnecessary medicines, injections, or saline bottles when tablets or simple medicines can suffice. तो भारत में हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं यानी कि जो सार्वजनिक सेवाएं हैं वो नहीं हैं। तो लोगों के लिए मुख्य रूप से प्राइवेट सेवा ही उपलब्ध है और ये सेवाएं शहरी विस्तार में ये केंद्रित है, मतलब इनका जो सेंटर एरिया ये शहर वाले एरिया में ही है। तो ये तुलना में बहुत ज़्यादा है और इसकी जो प्राइवेट की जो दवाई आती हैं ये काफ़ी ज़्यादा महंगी आती हैं। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इन दवाई को ख़रीद नहीं पाते और जब परिवार में कोई भी बीमार होता है तो वो दूसरों से पैसे उधार लेते हैं। तो कुछ प्राइवेट सेवाएं जो गलत चीज़ों को बढ़ावा देती है और ज़्यादा कमाने के लिए प्रोत्साहित करती है। कई बार उनके पास सस्ती दवाइयाँ होती हैं, सस्ते अल्टरनेटिव्स होते हैं, पर ये सब होने के बावजूद भी वो लोग इस्तेमाल नहीं किया जाता इसको और इसके बदले वो लोग महंगी दवाई देते हैं। तो जैसे कुछ मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं तो ये पाया जाता है कि जब वो साधारण दवा इनफ होती है उनके पास, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा जो महंगी दवाई हैं वो देते हैं, इंजेक्शन्स देते हैं, सलाइन बॉटल्स देते हैं, जबकि उसके बदले जो सस्ती जो दवाई है जिससे काम चल सकता है वो थी उनके पास, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं देते क्योंकि उनको अगर वो देते हैं तो प्रॉफिट नहीं होता है। इनफैक्ट barely 20% of the population can afford all the medicines that they required during an illness. Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expense cause hardship. It was reported in a study that 40% of the people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expense. तो वास्तव में आबादी का मुश्किल से 20% ही उन सभी दवाओं को अफोर्ड कर पाता है जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। तो इसीलिए यहाँ तक कि उन लोगों के लिए जो गरीब हैं उनके लिए दवाइयों का इतना खर्चा बहुत ज़्यादा कठिन होता है, मुश्किल होता है उन लोगों को। तो एक स्टडी में ये बताया गया है कि 40% लोग जो किसी बीमारी या चोट के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं उन्हें खर्च के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं या कुछ चीज़ें उनको बेचनी पड़ती हैं। नाउ फॉर दोज who are poor, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. Now, what is worse is that this situation tends to happen again and again. Those who are poor are in the first place undernourished. These families are not eating as much as they should. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surroundings, etc., and therefore are more likely to fall ill. The expense on illness make their situation even worse. तो जो लोग गरीब हैं उनके परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो ये बात उनके लिए बहुत चिंता और संकट का कारण बन जाती है। इससे भी बुरी बात ये है कि यह स्थिति बार बार होती है। जो लोग गरीब होते हैं तो वे लोग पहले से ही अंडर नरिश्ड होते हैं। इसका मतलब है उनको खाना सही नहीं मिल पाता है, सही टाइम पे सही
वो खाना नहीं खा पाते हैं। इन परिवारों को इतना भोजन नहीं मिल पाता जितना उन्हें चाहिए होता है, तो उन्हें जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं भी नहीं मिल पाती। जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो चीज़ भी उनको अवेलेबल नहीं होती है, जैसे पीने का पानी, अच्छा घर, साफ वातावरण। तो इसी कारण वे लोग बार बार बीमार पड़ते हैं और बीमारी पर होने वाला जो खर्चा है उनकी इस सिचुएशन को बद से बदतर कर देता है। Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to doctor in a prompt manner. Women's health concerns are considered to be less important than the health of men in family. Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. Even private health सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। तो कभी कभी ये ना केवल पैसे की कमी है जो लोगों को उचित चिकित्सा उपचार प्राप्त करने से रोकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे महिलाओं को तुरंत डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को परिवार के पुरुषों के स्वास्थ्य से कम महत्वपूर्ण माना जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में कुछ स्वास्थ्य केंद्र हैं और वे ठीक से नहीं चलते हैं, तो यहाँ तक कि जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। नाउ व्हाट कैन बी डन, यानी क्या किया जा सकता है। सो देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड. It is the responsibility of the government to provide quality healthcare services to all its citizens, especially the poor and disadvantaged. However, health is as much dependent on basic amenities and social conditions of the people as it is on healthcare services. Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of our people, and this can be done. Look at the following example. तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में ज़्यादातर लोगों की जो हेल्थ सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने सभी नागरिकों को विशेषकर जो गरीब हैं और जो डिसएडवांटेज लोग हैं उनके लिए क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस उनको प्रोवाइड करे। हालांकि स्वास्थ्य लोगों की बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक स्थितियों पर उतना ही निर्भर है जितना कि स्वास्थ्य सेवाओं पर। इसीलिए हमारे लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए दोनों पर काम करना ज़रूरी है और ये किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। So in the next page you can see this is the first example, the Kerala experience. In 1996, the Kerala government made some major changes in the state. 40% of the entire state budget was given to panchayats. They could plan and provide for their requirements. This made it possible for a village to make sure that proper planning was done for water, food, women's development and education. So this meant that water supply schemes are checked. The working of schools and Anganwadis was ensured that specific problems of the village were taken up. Health centers were also improved. All of this helped to improve the situation. Despite these efforts, however, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remained, and this needed to be addressed. तो 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ बड़े बदलाव किए थे। तो पूरे बजट का 40% पंचायतों को दिया गया था। वे अपनी आवश्यकता के लिए उसे उपलब्ध करवा सकते थे। ये इंश्योर करने के लिए कि गांव में पानी जो है, पानी या फिर भोजन विकास के लिए अच्छी योजनाएं बनाई गई थी। ऐसी काफ़ी सारी प्लानिंग की गई थी। इसका मतलब ये था कि इन योजनाओं की जांच की जाती थी। स्कूल और आंगनवाड़ी के काम को सुनिश्चित किया गया था। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार हुआ था। इन सभी में स्थिति को बेहतर बनाने की मदद की। तो इन प्रयासों के बावजूद हालांकि कुछ समस्याएं जैसे दवाओं की कमी, हॉस्पिटल्स में बेड की कमी, इनफ डॉक्टर्स नहीं थे, तो इन सभी बातों पर भी ध्यान दिया जाता था। तो लेट अस लुक at an example of another country and its approach to issue of health. तो आइए अब हम स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए दूसरे देश के और एक हिस्से को देखते हैं, द कोस्टा रिकन अप्रोच।
Costa Rica is considered to be one of the healthiest countries in the South America. The main reason for this can be found in the Costa Rican Constitution. Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have any army. This helped the Costa Rican government to spend the money that the army would have used on health, education, and other basic needs of the people. The Costa Rica government believes that a country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to the health of its people. The Costa Rican government provides basic services and amenities to all Costa Ricans. For example, it provides safe drinking water, sanitization, nutrition, and housing. Health education is also considered very important, and knowledge about health is an essential part of education at all levels. तो कोस्टा रिका को दक्षिण अमेरिका में एक हेल्थीस्ट देश के रूप में माना जाता है। इसका मुख्य कारण कई साल पहले कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जा सकता है। तो कोस्टा रिका ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया था और अपने देश में जो सेना है यानी जो आर्मी है उसको नहीं रखने का उसने फैसला किया था। तो आर्मी को रखने के पीछे जो खर्चा होता था उस पैसे को कोस्टा रिका के लोगों की हेल्थ, एजुकेशन और दूसरी आवश्यक चीज़ों के पीछे खर्च करने का डिसीजन लिया गया था। कोस्टा रिकन सरकार का मानना है कि एक देश अपने विकास के लिए स्वस्थ है और अपने लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान उसको देना चाहिए। तो कोस्टा रिका कम्युनिकेबल सभी कोस्टा रिकन्स को बेसिक सर्विसेज और एमिनिटीज़ प्रदान करती है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ आपको बताया है जैसे पीने का पानी, स्वच्छता, पोषण प्रदान करता है और स्वास्थ्य शिक्षा को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान सभी स्तरों पर एक आवश्यक हिस्सा शिक्षा ही है, ऐसा माना जाता है। So till here our this chapter is over. I hope आप सभी को समझ आया। अगर समझ आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।